ब्रेक, ये माइक किसका होना है, काइंडली इसको बंद कर लें। ब्रेक इवन पॉइंट्स अगर हम आगे चलते हैं तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल हमें क्या कह रही है कि एक कंपनी है बास्केट वंडर है 2 मिलियन इन लाइबिलिटीज ऑलरेडी, एक कंपनी है उसके पास 2 मिलियन ऑलरेडी लाइबिलिटी, ठीक है जी। और फाइनेंसिंग जो है वो 100% कॉमन स्टॉक के ऊपर बेस्ड है। 100% कॉमन स्टॉक का मतलब क्या है कि उसके पास जितनी भी लॉन्ग टर्म जो फाइनेंसिंग है, ये एल टी मीन्स लॉन्ग टर्म, और ये फाइनेंसिंग यानी अगर हम अपनी यहाँ इक्वेशन लिखें तो इक्वेशन इज इक्वल टू, जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। तो इस एग्जांपल को अगर हम गौर से देखते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग दैट इज 100% कॉमन स्टॉक, तो दैट मीन्स के एसेट्स आर इक्वल टू इक्विटी, ठीक है, लाइबिलिटीज फॉर्म के ऊपर कोई नहीं है। अच्छा, ये कहते क्या है कि करंटली हमारे पास जो कॉमन स्टॉक्स हैं वो 50,000 हैं, यानी 50,000 कॉमन स्टॉक्स उन्होंने इशू किए हुए हैं जो कि 2 मिलियन के हैं। वो कहते हैं हमें नई फाइनेंसिंग करनी है 1 मिलियन की। 1 मिलियन की फाइनेंसिंग कैसे कर सकते हैं? 1 मिलियन की फाइनेंसिंग कर सकते हैं कि कॉमन स्टॉक इशू करें, मजीद मजीद कॉमन स्टॉक इशू करें 20 पर शेयर के हिसाब से 50,000, यानी 50,000 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करें तो 1 मिलियन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 50 मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी 50 मल्टीप्लाई बाय 20, सो दैट बिकम्स 1 मिलियन। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप 1 मिलियन की फाइनेंसिंग डेट की सूरत में ले लें, आपको 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। प्रेफर्ड स्टॉक जो है अगर आप इशू करते हैं तो आप उसको उसके ऊपर 9% प्रेफर्ड डिविडेंड देना पड़ेगा। यानी आपको मजीद फाइनेंसिंग चाहिए, उस फाइनेंसिंग के अगेन वही 3 तरीकाकार हैं, या आप डेट लेंगे, या प्रेफर्ड स्टॉक इशू करेंगे, या कॉमन स्टॉक इशू करेंगे, ठीक है। प्रेफर्ड, कॉमन और डेट। प्रेफर्ड स्टॉक अगर आपने इशू करना है तो 9% आपके पास रेट है, अगर आपने डेट लेना है तो 10% पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और कॉमन स्टॉक अगर आप इशू करते हैं तो आपको 50,000 शेयर्स इशू करने पड़े, ठीक है। इसके अगेंस्ट जब ये काम अगर आप करते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेड ईबीआईटी होगी 500,000 की, यानी अगर आप 1 मिलियन की मजीद फाइनेंसिंग लेते हैं फ्रॉम एनी ऑफ दिस सोर्स, तो आपकी जो ईबीआईटी होगी 5 मिलियन की होगी, 500,000 की होगी। इसके ऊपर टैक्स लगेगा आपका 30%। अगर ये सारी सिचुएशन हमारे सामने मौजूद हो तो हमारी ईपीएस सबसे ज्यादा कहाँ होगी वो हम लोगों ने देखना है, ठीक है। उसको देखने के लिए जरा 2 मिनट वेट करें, हम आगे चलते हैं इसके बाद, क्योंकि अच्छा, ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गई थी, अब हम एग्जाम्पल को आगे लेकर चलते हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ मौजूद है, ये देखें। अगर आप कॉमन स्टॉक यूज करते हैं, फर्स्ट काइंड ऑफ फाइनेंसिंग, कॉमन स्टॉक अगर आप इशू करते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेड ईबीआईटी कितनी होगी? एक्सपेक्टेड ईबीआईटी है आपकी 500,000। उसमें से आपने जब आप कॉमन स्टॉक इशू करेंगे तो दैट इज क्वाइट ऑब्वियस कि आप इंटरेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि कॉमन स्टॉक्स के ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना होता, इसके ऊपर डिविडेंड देते हैं। इंटरेस्ट नहीं है तो 500,000 एज इट इज आ गया, 30% टैक्स आपने कैलकुलेट किया, इट बिकेम 150,000। 500,000 में से 150,000 माइनस किया, 350,000। क्योंकि आपने कॉमन स्टॉक इशू किए हैं तो प्रेफर डिविडेंड आप नहीं देंगे। जब आप प्रेफर डिविडेंड नहीं देंगे देन प्रेफर डिविडेंड आपका जीरो होगा, सो रिमेनिंग 350,000 आ गया। अगर थोड़ी सी एग्जांपल आपको याद हो तो एग्जांपल में हमने कहा कि हमारे पास जो शेयर्स ऑलरेडी मौजूद हैं वो हैं 50,000, ये देखें। और आप जब इसकी फाइनेंसिंग करेंगे तो मजीद आप 50,000 इशू करेंगे, तो टोटल आपके पास कितने हुए? 100,000। जब 100,000 हुए तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ कॉमन शेयर जो यहाँ बॉटम पे आ रहे हैं, अब आपके पास ये बॉटम के ऊपर ये ये 50,000 प्रीवियस और 50,000 इस न्यू फाइनेंसिंग के, टोटल हुए 100,000। तो ये जो अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक है इसको आपने डिवाइड किया
100,000 के ऊपर, तो ये आपके पास ईपीएस जनरेट हुई 3.50। यानी अगर आप कॉमन स्टॉक के थ्रू फाइनेंसिंग करते हैं तो कॉमन स्टॉक की फाइनेंसिंग के अगेंस्ट जो आपकी ईपीएस जनरेट होगी दैट इज 3.5। ये फर्स्ट ऑल्टरनेटिव है। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव क्या था कि आप 50,000 शेयर $20 के हिसाब से इशू करें तो आपकी फाइनेंसिंग के अगेंस्ट ईपीएस क्या जनरेट होगी अगर एक्सपेक्टेड ईपीआईटी 500,000 हो। ठीक है, ये तो हमारे पास फर्स्ट फाइनेंसिंग थी। अगर हम सेकंड ऑल्टरनेटिव की तरफ जाते हैं, सेकंड ऑल्टरनेटिव ये कहता था हमें कि हम 500,000 की हमारे पास ईपीआईटी एक्सपेक्टेड जनरेट होगी। 500,000 की ईपीआईटी अगर जनरेट होती है और हम डेट लेते हैं, डेट, लॉन्ग टर्म डेट, अगर आपको उसकी परसेंटेज याद हो या मैं आपको थोड़ी सी याद करवा देता हूं, तो डेट की परसेंटेज है हमारे पास, ये देखिए यहाँ मेरा कर्सर है, 10%। 1 मिलियन की फाइनेंसिंग लेंगे, 1 मिलियन की फाइनेंसिंग लेंगे, 10% आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हम सेकंड काइंड ऑफ फाइनेंसिंग में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास 500,000 ईपीआईटी एक्सपेक्टेड जनरेट होगी, उसके अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 100,000 का। आफ्टर टैक्स ईबीआई, आफ्टर इंटरेस्ट ईबीआईटी ईबीटी ये रह जाएगी, 30% के हिसाब से आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। दैट इज अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक। अगर ये अवेलेबल है कॉमन स्टॉक को, तो प्रेफर्ड डिविडेंड क्यों जीरो है? क्योंकि आप डेट ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप डेट ऑल्टरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं या डेट फाइनेंसिंग यूज कर रहे हैं तो इसका बड़ा आसान मतलब है कि ना आप कॉमन स्टॉक यूज कर रहे हैं ना ही आप प्रेफर्ड स्टॉक यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जब आप यूज नहीं कर रहे तो आप डेट यूज कर रहे हैं और डेट के अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट दिया जाएगा, डिविडेंड नहीं होगा। जब डिविडेंड नहीं होगा तो ये अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक हमारे पास आ गई। ये अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक को हमने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ 50,000, लास्ट टाइम थे ये 100,000। 50,000 इसलिए हैं कि जो प्रीवियस शेयर आपने इशू किए थे उसमें कोई एडिशन नहीं आया। क्यों एडिशन नहीं आया? क्योंकि 50,000 अवेलेबल थे। नई फाइनेंसिंग आपने डेट से ली, जब आपने डेट से फाइनेंसिंग ली तो आपने नए कॉमन स्टॉक इशू नहीं किए। तो 280,000 जो अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक है, इसको आपने डिवाइड किया नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कॉमन स्टॉक के ऊपर, तो आपकी ईपीएस जनरेट हुई 5.60। तो 5.60 आपकी डेट ऑल्टरनेटिव पे है। अगर हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करें पिछले के साथ, तो लास्ट जो हमारी ईपीआईटी जनरेट हुई, ईपीएस जनरेट हुई थी, वो थी 3.50। ये 3.50। अच्छा, 3.50 के अगेंस्ट अगर हम डेट ऑल्टरनेट यूज कर रहे हैं तो हमारे पास डेट में जो ईपीएस जनरेट हो रही है वो हमारे पास हो रही है 5.60। सो 5.60 इज हायर देन 3.5। अच्छा, ये हमारे दो ऑल्टरनेटिव हो गए। अगर हम इसके अगेंस्ट तीसरा ऑल्टरनेट यूज करते हैं, जो थर्ड ऑल्टरनेट रह गया, थर्ड ऑल्टरनेट था हमारा कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक यूज करने का। तो प्रेफर्ड स्टॉक अब अगर हम यूज करते हैं तो अब हमारी इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है? लेट्स से कि आपकी ईबीआईटी वही है, दी एक्सपेक्टेड ईबीआईटी विल बी 500,000। 500,000 का क्या मतलब है कि आप 5 लाख की ईबीआईटी आपको प्रोड्यूस होगी। अगर आप प्रेफर्ड स्टॉक का ऑल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है अब, अगर आप प्रेफर्ड स्टॉक का ऑल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं तो आपकी ने इंटरेस्ट नहीं देना। जो आपकी अर्निंग वाले थी ईबीआईटी वो एज इट इज आ जाएगी। उस पे आपने टैक्स दिया, टैक्स देने के बाद जो अर्निंग आफ्टर टैक्स बची वो 350,000 बची। 350,000 जब बच गई तो उसके बाद आपने डिविडेंड दिया प्रेफर्ड स्टॉक का। प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड क्यों दिया? क्योंकि ना हमने डेट इस्तेमाल किया है ना हमने कॉमन स्टॉक इस्तेमाल किया, तो हमने थर्ड काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव यूज किया, दैट इज प्रेफर्ड स्टॉक। तो प्रेफर्ड स्टॉक को अगर हम थोड़ा सा एग्जांपल के अंदर याद करें वापस, तो एज पर एग्जांपल वो कह रहा था कि अगर आपने प्रेफर्ड स्टॉक इशू करने हैं तो आपको 9%, 9% के हिसाब से डिविडेंड देना पड़ेगा। सो 1 मिलियन का अगर आप 9% लेते हैं तो
90,000 बनता है, ठीक है जी। तो 90,000 हम एज अ प्रेफर्ड डिविडेंड यहाँ पे ऑफ कर रहे हैं इस एरिया के अंदर। ये यहाँ देखिए, ये जब आपने 90,000 पे कर दिया अर्निंग आफ्टर टैक्स के अंदर से, तो रिमेनिंग अर्निंग बची है आपके पास 260,000, दैट इज अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक। जब ये अवेलेबल है कॉमन स्टॉक का, नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ शेयर्स अगर हम यहाँ और से देखें तो नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे पास 50,000। 50,000 क्यों है? कॉमन स्टॉक्स इंक्रीज नहीं होंगे जब आप डेट ऑल्टरनेटिव यूज करेंगे, तो वो प्रीवियस कॉमन स्टॉक ही रहेंगे। कॉमन स्टॉक्स इंक्रीज नहीं होंगे जब आप प्रेफर्ड स्टॉक ऑल्टरनेटिव यूज करेंगे, क्योंकि प्रेफर्ड स्टॉक इशू करने से कॉमन स्टॉक की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज उतनी ही क्वांटिटी में मौजूद रहेंगे। तो जब आपने ये वाला यूज किया ऑल्टरनेटिव प्रेफर्ड स्टॉक का, तो आपके पास नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स रह गए 50,000। अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक इज 260,000। इसको हमने डिवाइड किया 50,000 पे, तो हमारे पास 5.20 आ गया। अब यहाँ सवाल ये है कि हमने तीनों की ईपीएस कैलकुलेट की। अब हम इनकी अगर आंसर्स के ऊपर गौर करें, यानी ईपीएस के ऊपर, जहां से लेक्चर स्टार्ट हुआ था कि हम ईपीआईटी के अगेंस्ट अपनी ईपीएस देख रहे होते हैं, एनी चेंज इन योर ईपीआईटी will produce some kind of change in your EPS। उस हिसाब से अगर हम देखें, तो जब हम प्रेफर्ड स्टॉक का अल्टरनेटिव यूज करते हैं तो एक्सपेक्टेड ईपीएस जो कि हमारे सॉरी एक्सपेक्टेड ईबीआईटी जो कि 500,000 है, उसके अगेंस्ट हमारे पास जो ईपीएस प्रोड्यूस हो रही है वो 5.20 हो रही है। इसी तरीके से अगर हम डेट को यूज करते हैं इसी एक्सपेक्टेड ईबीआईटी के अगेंस्ट 500,000, तो हमारी जो ईपीएस है वो 5.6 है। इसी के अगेंस्ट अगर हम कॉमन स्टॉक यूज करते हैं 500,000 एक्सपेक्टेड ईबीआईटी के अगेंस्ट, तो हमारी जो ईपीएस है दैट इज 3.50। तो तीनों ऑल्टरनेटिव्स को अगर हम गौर से देखें तो डेट ऑल्टरनेटिव हमें ज्यादा सूट करता है, जहां आपकी मैक्सिमम ईबीआईटी है, सॉरी मैक्सिमम ईपीएस है अगेंस्ट एक्सपेक्टेड ईबीआईटी ऑफ 500,000। ठीक है जी, मीटिंग का टाइम खत्म हो गया है। ठीक, ये डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज को कल से दोबारा स्टार्ट करेंगे। या नोटिफिकेशन आ गया मेरे पास। आगे देखते हैं, इसके अंदर ब्रेक इवन कल कैलकुलेट करेंगे और डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स के दरमियान काम करेंगे।